Here is the another question of sole trader and its adjustment, or this time June 2020, paper 23, क्वेश्चन नंबर 3। सोल ट्रेडर का अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो सिर्फ एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ की एडजस्टमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई तो पार्टनरशिप की हो जाएंगी, और यहाँ पार्टनरशिप की हो गई तो मैन्युफैक्चरिंग की हो जाएंगी। फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बेस्ड एक्टिविटी होती है जिसमें आपके पास सोल ट्रेडर की बात करते हो तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हो और उसमें एसओएफ बनाते हो। बट अभी जो 20 मार्क के आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, और प्रीवियस मैंने आपको एक सारा का क्वेश्चन करवाया था, एक लियोन का करवाया था, एक जामिर का करवाया था। कहीं आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने का कहा है, कहीं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का कहा है, कहीं आपसे एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बोला हुआ है, कहीं आपसे इक्विटी वाला पार्ट बोला हुआ है। तो मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा सोल ट्रेडर नहीं आ सकता, यानी फुल फ्लैज इनकम स्टेटमेंट यानी सेल से प्रॉफिट तक और नॉन करंट एसेट से लाइबिलिटी तक। तो मेरे हिसाब से नहीं आ सकता। आने पे तो आ सकता है मगर 20 मार्क पे बनता हुआ नज़र नहीं आता कि वो ज़ाहिर सी बात है किस तरीके से मार्क्स को एलोकेट करेगा एग्जामिनर। तो यहाँ पर एक और अच्छा सवाल है, और वो किस नाम से, गोप के नाम से है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो और इस वाले में जितनी भी आपके पास जो वो होंगी एडजस्टमेंट्स, एक ड्राइंग से रिलेटेड हो सकती है, एक अक्रूवल से हो सकती है, एक प्रीपेमेंट से हो सकती है। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैंने आपको करवा दिया था आज की क्लास में। जैसे मेरा प्लान था कि अदर पेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स करवाना है जिसमें आपका एडजस्टमेंट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। बट इस वाले को पार्ट के अंदर इन्होंने सबसे पहले कहा था Gog did not have time to value his inventory at 20 June 2020. His margin is 25%. तो इसका मतलब जो गोक नाम का बंदा है उसके पास टाइम नहीं है अपने पास इन्वेंट्री को काउंट करने का। मतलब अगर इन्वेंट्री को काउंट करने का, और उसकी ये वाली जो इन्वेंट्री दी हुई है वो आपके पास कौन सी दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है। अच्छा बेटा, क्लोजिंग इन्वेंट्री पूरे क्वेश्चन में मुझे तो कहीं बाजार नज़र नहीं आ रही, और ये निकलेगी बैलेंसिंग फिगर से। मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये मार्जिन जो होता है आपके पास, ये क्या चीज़ होती है, प्रॉफिट परसेंटेज होती है। क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज होती है। और मार्जिन जब दिया हुआ होता है, मार्जिन हमेशा किस पे लगता है बेटा? उसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए? सेल्स की वैल्यू का होना बहुत ज़रूरी है मार्जिन के लिए। बट इस क्वेश्चन की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मार्जिन यानी प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 25% दिया हुआ है। बाकी कोई चीज़ नहीं है। मैं एक एक करके सारी चीज़ें पुट ऑन करूँगा और फिर आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा। आप देखते रहिएगा कि कहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट लेता हूँ तो ये स्टार्ट कहाँ से लूँगा? रेवेन्यू से ले सकता हूँ। रेवेन्यू मेरे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 4,20,000 का दिया हुआ है। मेरी अगली कोशिश होगी कि रेवेन्यू के बाद आता है सेल रिटर्न। अगर सेल रिटर्न है तो मैं फर्स्ट कॉलम पे रेवेन्यू को लिखूंगा, अदरवाइज मैं उसको सेकंड कॉलम पे लिख दूंगा। बट इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न मौजूद है। वो कहाँ पर मौजूद है? पॉइंट नंबर 3 में मौजूद है। कितने का दिया हुआ है? 12,000 का। तो 4,20,000 में से अगर मैं 12,000 माइनस करता हूँ तो मेरे ख्याल से 4,20,000 आपके पास बन रहा है। तो वो आपकी क्या होगी? नेट सेल्स होगी, मगर आप उसको कुछ लिखते नहीं हो बेटा। वो आपकी क्या होगी? नेट सेल्स होगी, आप उसको कुछ लिखते नहीं हो। फिर इसके बाद लिखोगे नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लिखना ज़रूरी नहीं है। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में मुझे इतना पता है कि 5 चीज़ें आती हैं: ओपनिंग, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड और क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो चीज़ नहीं होगी आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, जो कि कितनी दी हुई है बेटा? 26,700। फिर उसके बाद परचेजेस नाम की कोई चीज़ दी हुई है, वो कितनी दी हुई? 3,11,000। उसके बाद परचेज रिटर्न नहीं है। उसके बाद कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट भी नहीं है, इग्नोर कर दो। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और वो कैसे आएगी? बैलेंसिंग फिगर से आएगी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे जाता हूँ, मैंने कहा यार क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास मौजूद नहीं है,
इन सबको सब सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बनना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स आ नहीं सकता, इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक वैल्यू मिसिंग है, दो एक वक्त में दो एक्स नहीं हो सकते। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं आ सकता, बट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ एक वर्किंग करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। ये देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है प्रॉफिट मार्जिन, यानी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितने परसेंट दिया हुआ है, 25%। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता, एक्स रख लो। सेल्स पता है कितनी है, 4,08,000। बच्चा गलती करेगा 4,20,000 सेल्स लेगा, मगर हमें जाहिर सी बात है रिटर्न होने के बाद वाली सेल्स उठानी है जो कि कितनी है, 4,08,000 है। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, कोई स्टेप मिस नहीं करूँगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने क्या कर लिया, एक्स सब्जेक्ट बना लिया, 4,08,000 का 25%, 1,02,000। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो मैंने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया 1,02,000, और यहाँ पर रेड कलर से स्टार बना दिया, और यहाँ पर रेड कलर से स्टार बना दिया। रेड का मत, 2 स्टार रेड के अगर हैं तो उसका मतलब ये वैल्यू यहाँ से आई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जा रहा हूँ, अभी नहीं। फिर उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू एक फार्मूला लिखवाया, सेल्स माइनस कॉस्ट का। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,02,000। सेल्स सवाल में मौजूद थी, रिटर्न होने के बाद 4,08,000 माइनस एक्स यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू, कोई स्टेप इग्नोर नहीं करूँगा, 4,08,000 जो था, 1,02,000 इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की, सॉरी हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3,06,000। 3,06,000 मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 3,06,000, और यहाँ ब्लैक कलर से स्टार बना दिया, और यहाँ पर ब्लैक कलर से स्टार बना दिया। अब इसके बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि यहाँ पर देखिएगा, फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ देखिएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को प्लस कर लिया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स ये थी। तो अगर मैं कह रहा हूँ कितने पेयर ऑफ इक्वेशन हो गई मेरे पास कॉस्ट ऑफ निकालने के लिए, 1, 2, 3 और 4, तो 4 पेयर्स हो गए। 4 पेयर में से कौन कौन सा पेयर गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये गिवन है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स रख सकता हूँ। जब 4 वैल्यूज़ में से मैथ्स कहता है 4 पेयर ऑफ इक्वेशन है, 4 पेयर में से 3 पेयर्स गिवन है, तो एक पेयर बाकी है, तो एक पेयर्स निकालने के लिए उसको एक्स रख सकता हूँ। यहाँ देख लेना, कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी, 3,06,000 इक्वल टू ओपनिंग 26,700, परचेजेस 3,11,400 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी एक्स 3,06,000 इक्वल टू 3 और 3 20 3 31 341,800 मेरे ख्याल से। इन दोनों को प्लस करें कितना आ रहा है, 26,700 प्लस 3,11,400, 338, तो 338,100 चेक कर लीजिएगा गलत ना हो। क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैंने एक्स रख लिया, 338,100 में से 306,000 माइनस कर दिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई बेटा, 32,100। कैसे निकालोगे, अगर ये तो मैंने सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से कर रहा हूँ, वरना तो मैं ये सारी चीज़ें करता भी नहीं। अगर मैं अभी हाईलाइटर छोड़ दूंगा तो ये फिगर हट जाएगी। तो अब मैंने कहा कि ये जो कितनी आई है मेरे पास, 32,000 आई है। वो कैसे आई है, 32,100 आई है। मैं अगर क्या करता, ये माइनस में है, इन दोनों को प्लस करता और इससे माइनस कर देता, जो डिफरेंस आता वो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री थी। बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, आप सारे बिगनर्स हो, समझाने के लिए कि ये स्टेप किया था ताकि किसी को कोई मसला ना आए, और इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया 32,100।
अगर किसी बच्चे को ये चीज़ अगर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं भी आई तो अगला टॉपिक मैं रेशोज़ जाऊँगा। तो रेशोज़ में इसी तरह के मार्जिन, मार्कअप और सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स उसको निकालने के तरीके होते हैं, तो उसमें भी आपको और डिटेल में और डेप्थ में जाके मैं उसको बता सकता हूँ। बट ये 15 मार्क का पार्ट था आपके पास। 15 मार्क में सबसे ज़्यादा गेम इसी के ऊपर था। तो अगर आपके पास है यहाँ तक देख लो। अगर किसी को कोई चीज़ बात समझ में ना आई है तो मैं एक मरतबा रिकैप कर दूंगा और फिर आगे चलूँगा, और अगर सबको ओके तो फिर मैं आगे चलता हूँ। क्रॉस प्रॉफिट के बाद आपके पास यहाँ पर देखिएगा, आप अगला स्टेप देखते हैं अदर इनकम का, जो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में मुझे बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही। तो मैंने क्या कर दिया, अदर इनकम वाले स्टेप को इग्नोर कर दिया। फिर क्या आता है बेटा, लेस एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस को आपको बहुत ध्यान से, बहुत थॉरली लेके चलना है। अगर आपने एक एक्सपेंस भी मिस कर दिया, जितने एक्सपेंस मिस करोगे उतना नंबर कटेगा। नहीं, 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 डिस्काउंट अलाउड, हाँ यस। तो मैंने सबसे पहला एक्सपेंस किसका लिख दिया, डिस्काउंट अलाउ। कितना दिया हुआ है, 9,000। कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं थी। फिर अगला कौन सा दिया हुआ है, वेजेस। वेजेस को चेक कर लीजिए, कोई एडजस्टमेंट है, मुझे तो बाजार नज़र नहीं आ रही, तो मैंने ऐसे एज इट इज़ छाप दी। वेजेस के बाद एक एडजस्टमेंट है किसकी, रेंट एंड रेट्स की। मेरे ख्याल से रेंट एंड रेट्स भी नहीं है। कितनी है बेटा, 11,750। जनरल एक्सपेंस, इसमें भी मेरे ख्याल से नहीं है, तो इसको भी एज इट इज़ छाप दो। जनरल एक्सपेंस कितना है, 4,220। जनरल एक्सपेंस के बाद इरिकवेबल डेब्ट, मेरे ख्याल से इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नाम की चीज़ नहीं है, एज इट इज़ छाप दो। कितना, 8,600। अच्छा बेटा, इंश्योरेंस में मेरे ख्याल से एडजस्टमेंट है, जिसको मैं रैपिंग ग्रीन कलर से यूज़ कर रहा हूँ ताकि चीज़ें हाईलाइट हो जाए। इंश्योरेंस में ये तो हो गई थी, इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है 4 में। बोला इंश्योरेंस में इंक्लूड है 1,500 रुपये, यानी इंश्योरेंस की जो अमाउंट है ना उसमें क्या इंक्लूड है, 1,500 रुपये इंक्लूड है। कब तक का इंक्लूड है, आपका जो साल शुरू हुआ था, आपका साल जो शुरू हुआ है फरवरी में एंड हुआ है, तो उसका मतलब मार्च में आपका साल शुरू है। मैं यहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, मार्च में मेरा साल शुरू है और फेब में मेरा साल ख़त्म है। ये इसका अकाउंटिंग पीरियड है। अब वो बोल रहा है कि इंश्योरेंस कितना था, इंश्योरेंस आपके पास था, इंश्योरेंस 4,500। इस 4,500 में 1,500 रुपये का इंश्योरेंस शामिल है। और कब तक का शामिल है, विच कवर्स 1 सितंबर से लेकर 30 मार्च तक का शामिल है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंश्योरेंस आपके पास कितना शामिल है। उन्होंने बोला है कि विच कवर, जो कहाँ से कहाँ तक, मार्च से लेकर सितंबर तक की बात कर रहा है। इसका मतलब है मार्च से सितंबर तक का कितना शामिल है, 1,500 का शामिल है। और हमें कहाँ तक पे करना था, हमें कब तक का पे करना था, फरवरी तक का पे करना था। तो इसका मतलब हम लोगों ने ज़्यादा पे कर दिया है, ओवर पे कर दिया है, एक्स्ट्रा पे कर दिया है, एडवांस पे कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, 4,500 में से 1,500 रुपये ज़्यादा दिया हुआ था जो कि प्रीपेड था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो पीछे कितना बच गया बेटा, 3,000 बच गया। इंश्योरेंस के बाद बेटा अगला मेरे पास आता है, इंश्योरेंस के बाद अगला मेरे पास है टेलीफोन एक्सपेंस। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और मेरा सवाल पे नज़र गुजरी है, तो इसमें भी एक एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट क्या है, मेरे ख्याल से मैंने कहीं देखी है, एडजस्टमेंट नंबर 5 है। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पर ड्यूरिंग ड्राइंग्स में क्या इंक्लूड है आपके पास, अगर देखा जाए ड्राइंग्स में आपके पास क्या इंक्लूड है, पेमेंट है किसकी इंक्लूड है, 1,660 रुपये की है, जो कि पर्सनल टेलीफोन एक्सपेंस का था। 1/4 ऑफ द अमाउंट वॉज बिजनेस यूज़। जब भी मालिक बिजनेस से पैसा या कोई सामान अपनी ज़ात के लिए निकालेगा तो वो ड्राइंग्स होती हैं। 1/4 का मतलब होता है 1/4 होता है, सही है। तो आपके पास अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ तो पीछे क्या बच गया, रिमेनिंग क्या बच गया, 1/4 ऑफ द बिजनेस यूज़ है। तो इसका मतलब 1/4 बिजनेस यूज़ है, तो 3/4 क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स हो जाएंगी। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूँ 1,660 का अगर आप निकालो, इसका कितने क्वार्टर निकालना है, 1/4 415 आ रहा है। मगर बेटा आपको क्योंकि बिजनेस यूज़ है तो वो तो छोड़ दो ना। तो कितनी ड्राइंग्स की, तो आपने 1,660 का 3/4 निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 1,660 का 3/4 निकाल के बताओ कितना आ रहा है, 1200। तो आपके पास टेलीफोन एक्सपेंस कितना दिया हुआ था, ऊपर जाके देख लो, 45
4565 ऑलरेडी दिया हुआ था, जिसमें से माइनस नहीं करेंगे मेरा बेटा, क्योंकि उन्होंने बोला है ड्राइंग्स के अंदर इंक्लूड है, ड्राइंग्स में इंक्लूड है। ड्राइंग्स में क्या इंक्लूड है? गॉग का पर्सनल टेलीफोन इंक्लूड है ना, तो मैंने यहाँ पर जो ड्राइंग्स में डालूंगा और इस इधर टेलीफोन एक्सपेंस में कितना डाल दिया, जो कि 1 क्वार्टर बिजनेस यूज़ का था, मगर यहाँ पर कितना आया था, कितना बन रहा है मुझे बता सकते हो? 45 आया कितना था इसका? 1660 का 3/4 12, दोनों को टोटल करो कितना बनता है? सही है। बिजनेस यूज कितना है? 415। एक रुकिएगा बेटा, बिजनेस में कितना आया? 1/4, सॉरी, ये 3/4 कितना आ रहा था? 1245। और 1/4 कितना आ रहा था? 415। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, 415 प्लस कर दिया, कितना हो गया बेटा? अबे वो 4565 प्लस 415। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है। 4980 मेरा टेलीफोन एक्सपेंस का हो गया। और इसके बाद एसओएफई का मुझे नहीं पता बोला हुआ है नहीं बोला हुआ, वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बोला था 60,000। अपनी बात ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग्स एसओएफई में इक्विटी वाले पोर्शन में आता है बेटा। पर्सनल यूज 3/4 है और बिजनेस यूज 1 क्वार्टर जो है बिजनेस यूज है, और 3/4 आपका जो है पर्सनल है, तो पर्सनल मतलब वो ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास मैंने लोन लिया था, लोन पे कितना इंटरेस्ट था बेटा? मैंने कहा यार कर्जा दोगे, कर्जा ले लिया, 60,000 रुपये का कर्जा लिया था, और बोला था कब लिया था? 1 जुलाई को लिया था। इंटरेस्ट कितना है? 7% है। तो 1 जुलाई का 60,000 का 7% कितना होता है? 4,000। और वो इंटरेस्ट तुमने कब तक के लिए लिया है बेटा? जुलाई में लिया है। तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है? तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने बनते हैं। तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, कितना आ जाएगा? 60,000 का 7%, 76, उसका मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 12, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये आपके 8 महीने बनते हैं। 2,800 जुलाई में लोन लिया फ्रॉम द बैंक ऑन 1 जुलाई 2019। और उसके बाद से जितने महीने का था, जब तक साल ख़त्म नहीं होता, साल आपका फैब में ख़त्म हो रहा था बेटा। इसके बाद आखिरी एडजस्टमेंट इसमें बाकी है, फिक्सर्स एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन फिक्सर्स एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन निकालनी है। वो कैसे निकालनी है भाई? मेरे ख्याल से आरबीएम मेथड बोला हुआ है। तो 1,20,000 में से 43,200 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 1,20,000 में से 43,076,800। और बेटा इसका 20% निकाल लीजिए, कितना होगा? 15,360। इन सारे एक्सपेंसेस को एक साथ प्लस कर लीजिए, कोई गलती ना हो, ताकि प्रॉफिट में कोई मसला ना आए। इन सारे एक्सपेंसेस को एक साथ प्लस कर लीजिए, चेक कर लीजिए क्या आंसर आ रहा है। सारे एक्सपेंसेस को, यानी जितने भी हैं बेटा, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक और बच्चा चेक कर ले। 72070 72070 माइनस कर दीजिए, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और ये आपके एक्सपेंसेस हैं। माइनस 29,930 29,930। ये 15 मार्क की आपकी इनकम स्टेटमेंट थी, जिससे आपको प्रॉफिट कितने का आ रहा है? आपके सीआई में हो सकता है कि एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का या मैन्युफैक्चरिंग का या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का कंफर्म आएगा। फिर एक क्वेश्चन जो है आपका
वो बाद में बता दूंगा। ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद नीचे जाके देख लो, 5 मार्क की एक आपका पूरा थियोरेटिकल इम्पैक्ट दिया हुआ है, और वो थियोरेटिकल इम्पैक्ट क्या है, आपको 2 मार्क एडवांटेज के बताने, 2 मार्क डिसएडवांटेज के बताने, और 1 मार्क अपना ओपिनियन देना है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, एडवाइस गोक वेदर और नॉट ही शुड ऑफर एमन पार्टनरशिप इन द बिजनेस, जस्टिफाई योर आंसर विद 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज। अब आप अपने दिमाग में ये रखें कि गोक नाम का जो बंदा था वो सोल ट्रेडर काम कर रहा था। अगेन मैं अगर अल्फ़ा की बात करता हूँ तो अल्फ़ा इज़ नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। अगर वो रजिस्टर्ड जो हुआ है कि वो डिफरेंट नाम से हुआ होगा, बेशक वो 5 पार्टनर्स हैं, सर काशान, सर उमर, सर सलमान, तो वो एक अलग चीज़ है कि बैक हैंड पे उन्होंने क्या कहा, मगर अल्फ़ा इज़ नॉट अ पार्टनरशिप बिजनेस। अब वो क्या एक सोल प्रोप्राइटर नाम के नाम से चल रहा होगा, चीज़ें कर रहा होगा, या XYZ किसी के नाम से भी चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा है कि अगर सर काशान ने कहा कि यार मुझे इस बिज़नेस को क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल इंसान पार्टनरशिप की तरफ मूव क्यों तब करता है जब उसको क्या कहते हैं, कैपिटल की ज़रूरत होती है, जब उसको न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, जब उसको फॉर एग्ज़ाम्पल फ़र्दर कैपिटल चाहिए होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास जो है क्या उसको लॉस शेयर करना होता है, या XYZ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके हिसाब में अगर मैं गोक की बात कर रहा हूँ तो गोक में क्या होगा कि गोक वुड नो लॉन्गर नीड टू पे वेजेस टू एमन एज ही वुड नॉट बी एन एम्प्लॉई। अगर एमन को अगर आप पार्टनरशिप पे ले जाते हो तो फ़ायदा क्या हो जाएगा कि उसको सैलरी देने की ज़रूरत नहीं होगी। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे एडवांटेज की बात करता हूँ, एमन में इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस। एमन जो है बिजनेस अपना पैसा बिजनेस में लगा देगी। तीसरा पॉइंट क्या हो गया, गोक वुड कंसिडर हाउ मच कैपिटल वुड बी इंट्रोड्यूस बाय एमन। गोक जो है उसको बता देगा, खुद एक रफली कैलकुलेट कर देगा कि एमन से कितना कैपिटल उसको लेना है। फिर उसके बाद द रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड शेयर्ड विद एमन। जो भी रिस्क होगा, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो एमन के साथ क्या हो जाएगी, शेयर्ड हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके पास एमन में हैव स्किल विच कुड बी यूज इन द बिजनेस। एमन अपने स्किल से क्या करेगी, बिजनेस को फ़ायदा इफेक्टिव। बेटा खामोशी से ले लीजिएगा और फटाफट निकल जाइएगा, शोर और डिस्टर्बेंस नहीं कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एमन में बी प्रिपेयर टू वर्क लॉन्गर आवर्स इन द बिजनेस इफ़ ही बिकेम द पार्टनर। जब एमन अपने बिजनेस में पार्टनर आ जाएगी तो एमन बिजनेस को टाइम भी देगी, एमन बिजनेस को इम्पोर्टेंस भी देगी, एमन बिजनेस में अपने आइडियाज़ भी लेकर आएगी, एमन जो है रिस्क भी डिवाइड करेगी, और ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा, डिसएडवांटेज की अगर बात कर रहा हूँ, वही बात आ गई ना, वही बात आ गई, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे बर्डन एक तरह से मिनिमाइज हो जाएगा। डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ, गोक वो नो लॉन्गर बी एबल टू टेक ऑल द डिसीजन ऑन हिज ओन। यानी गोक के पास से डिसीजन मेकिंग पावर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा, एमन से भी मशवरा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद एमन वुड बी इंटाइटल टू शेयर ऑफ द प्रॉफिट। यानी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, गोक का जो भी प्रॉफिट होगा वो एमन को भी शेयर करना पड़ेगा। तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया, गोक वुड कंसिडर हाउ प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड। गोक जो है उस पर फिर फैसला करेगा कि किस प्रॉफिट एंड लॉसेज पे जो भी प्रॉफिट और लॉसेज शेयर करना है। एमन वुड एक्सपेक्ट टू टेक ड्राइंग्स फ्रॉम दी बिजनेस। एमन जो है बिजनेस से क्या कर सकेगी, ड्राइंग्स वक्ती तौर पे कर लेगी और दोबारा बिजनेस को पे ऑफ कर देगी। तो इसका मतलब 2 एडवांटेज बताने थे और 2 डिसएडवांटेज बनाने थे। गोक जो था वो कौन था, होलसेलर था, और जब होलसेलर था तो इसकी जो फाइनेंशियल जो इसके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसका मतलब आपको एडवाइस करनी है कि गोक को ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गोक का ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ रहा था, 29,930 आ रहा था। गोक ने वेजेस कितनी पे की हुई थी बेटा, 12,360 पे कर रहा था। अगर 12,360 ये वेजेस पे कर रहा था, और अगर ये एमन पार्टनरशिप में आ जाती तो ये 12,360 की क्या आ जाती, वेजेस बच जाती। जब वेजेस बच जाती तो इससे प्रॉफिट क्या हो जाता, बढ़ जाता। जब प्रॉफिट बढ़ जाता तो ये आपस में क्या हो जाता, प्रॉफिट शेयर हो जाता, चीज़ें कर जाता। जहाँ आपके पास प्रॉज एंड कॉन्स हैं आपके पास, तो इसका मतलब उसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। मगर सबसे अच्छे फ़ायदे क्या हैं कि गोक का जो है ना, आज जो आपने बात कही कि आइडियाज़ शेयर हो जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाएगी, वर्कलोड डिवाइड हो जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे मेजर एक चीज़ डिसएडवांटेज लगती है, वो क्या है कि प्रॉफिट बांटना पड़ेगा। और दूसरा मेजर डिसएडवांटेज क्या है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो सकती है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। बट राइट नाउ इसके बिजनेस की कंडीशन को देखते हुए मेरे हिसाब से हैंस आई फील गोक विद कंसिडर्ड अ पार्टनरशिप बिजनेस टू एमन। तो उससे क्या होगा, बिजनेस जो है आपका
और जो है इम्प्रूव हो सकता है और अच्छा हो सकता है। तो इसका मतलब 2 एडवांटेज देने थे और 2 डिसएडवांटेज देने थे।